देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। और आज आई ऑफ ट्रुथ में हम सबसे पहले बात करेंगे बंगाल के बारे में, क्योंकि यहाँ की राजनीति में बहुत ज्यादा उबाल आया हुआ है। जब से वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रख दिया वहां के विधायक ने, जिसको सस्पेंड कर दिया है टीएमसी ने, तो इसको लेकर वहां पर बहुत ही ज्यादा एक तरह से हलचल मची हुई है, बहुत ही गर्म राजनीति है। जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरह की पिक्चर सामने आ रही है कि देश भर से मुस्लिम समुदाय वहां पर ईंटें ले लेके उस जगह पहुंच रहे हैं कि हमको वहां पर बाबरी मस्जिद बनानी है। तो काफी हद तक वहां पे गर्मा गर्मी है। और इन सब के बीच एक अफवाह और एक चर्चा ये भी चल रही है कि इससे क्या ममता बनर्जी का सिंहासन डोलेगा, और तमाम तरह की और चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला जी हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आई ऑफ ट्रुथ में। तो विनोद जी, सबसे पहले प्रश्न यही है जो मैंने कहा है कि आपको लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है कैलकाटा में ममता बनर्जी पर इतना असर डालेगा, और एग्जैक्टली क्या है ये? देखिए मुझे पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स जो है वो घूम फिर करके मुस्लिम और हिंदू वाली नहीं होती है। घूम फिर करके वो बंगला सेंटीमेंट पर पूरी राजनीति करने की कोशिश की जाती है। अब एक ये नया डेवलपमेंट हुआ है, हुमायूं कबीर ने जब ये अनाउंस किया और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया। मतलब ये कि बाबरी मस्जिद का उन्होंने एक फीता काट करके बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद का इनॉग्रेशन किया। अब इसके बहुत सारे पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं। उसमें मोटे तौर पर जो दो चीजें निकल करके आ रही हैं कि इसका बेनिफिशियरी कौन होगा। इसलिए कि हुमायूं कबीर जो है वो ममता बनर्जी के बहुत नजदीकी माने जाते हैं और मुस्लिम पॉलिटिक्स में उनकी अच्छी पैठ है, अच्छी पकड़ है। तो क्या इस निर्णय के कारण जो मुस्लिम मतदाता हैं वो इनसे अलग होंगे और हुमायूं कबीर के साथ रैली करेंगे? क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है? या वो जो मुस्लिम मतदाता हैं वो बट जाएंगे ममता बनर्जी और इनके बीच में? तो इसका फायदा क्या होगा? अगर बटते हैं तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी का नुकसान होगा। नहीं बटते हैं तो क्या सारा का सारा हुमायूं कबीर के साथ जा रहे हैं? इन दोनों परिस्थितियों में कुल मिलाकर के इस पूरी राजनीति से बीजेपी को ही फायदा होगा। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट है कि क्या ये जो हुमायूं कबीर का ये रेबेल करना, तो इसका फायदा क्या होगा? अगर बटते हैं तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी का नुकसान होगा। नहीं बटते हैं तो क्या सारा का सारा हुमायूं कबीर के साथ जा रहे हैं? इन दोनों परिस्थितियों में कुल मिलाकर के इस पूरी राजनीति से बीजेपी को ही फायदा होगा। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट है कि क्या ये जो हुमायूं कबीर का ये रेबेल करना, इसमें बीजेपी की तो कोई भूमिका नहीं है। इसमें बीजेपी की तो कोई भूमिका नहीं है। जी हाँ, यहाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल आपसे कहूँगा, अपनी चाय लीजिए, आप ठंडी हो रही है। तो यहाँ पे विनोद जी मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी, क्योंकि ये चर्चाएं हैं और ये बहुत विपक्ष जो है बढ़ चढ़ के बोल रहा है। कुछ जो आप देखिए महाराष्ट्र से भी ये शुरू कर रहे हैं, कुछ यूपी से भी आ रहे हैं कि जानबूझकर ये हुआ है। और ओवैसी तो पहले ही बी टीम डिक्लेयर करी हुई थी बीजेपी की, और अब वो कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर भी बीजेपी की बी टीम है। तो क्या वास्तव में ये बीजेपी का खेला है या ममता बनर्जी का ही खेला है? देखिए, बीजेपी का खेला है या नहीं खेला है, इस पर अभी कुछ मजबूती के साथ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है कि क्या हुमायूं कबीर बीजेपी को मदद कर रहे हैं। इसके जो दो तीन चीज आप समझिए कि अगर इस पूरे डेवलपमेंट से होगी। पहली बात ये है कि उस प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात है। वो 300 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? और पहले ही दिन लगभग 1 करोड़ के आसपास हुमायूं कबीर ने खर्च कर दिया। 70 लाख रुपए तो खाने और बाकी सामान पर खर्च किए। सुप्रीम कोर्ट ने एक मस्जिद की जगह 5 एकड़ अयोध्या में दे रखी है। उस मस्जिद को बनाने के लिए कम्युनिटी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाई, और अभी तक वो प्रोजेक्ट नॉन स्टार्टर है, अभी तक शुरू नहीं हो पाया। वो जहां से लोग बाबरी को जोड़ते थे, बाबरी मस्जिद से जोड़ते थे, उसके लिए पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया। लेकिन हुमायूं कबीर के मस्जिद के लिए पैसा कहां से आएगा? और इतना कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरह से पैसे खर्च कर रहे हैं, तो एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात ये कि हुमायूं कबीर घाट घाट का पानी पी चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सब जगह रह चुके हैं, जिसका मतलब सब जगह उनके संबंध। यहाँ पे मैं आपको विनोद जी, अगर मैं जहाँ तक मेरे को याद है कि हुमायूं कबीर पहले बीजेपी के लिए चुनाव लड़े थे, कुछ बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए थे। तो वो जो मैं कह रहा हूँ कि वो घाट घाट का पानी पी चुके हैं, हर तरफ वो रह चुके हैं।
अब अगर ये जो ये वाली पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जिस तरह से वो कट्टर मुस्लिम अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर वो 10% वोट भी इधर उधर करने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा डैमेज होगा। और यही कारण, देखिए अभी बिहार के चुनाव गुजरे हैं और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के वोट काटे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे एनडीए की सरकार नहीं बनती, लेकिन जो 25 सीटों पर सीधे तौर पर उन्होंने नुकसान किया है वो निश्चित तौर पर आरजेडी के खाते में जाते हैं। तो वो 25 सीटों का नुकसान तो किया है ना, इधर 25। तो जब किसी को 25 सीटों का नुकसान करते हैं तो जब चुनावी वोट होता है तो वो 25 का जो बढ़ करके 30-35 हो जाता है। तो किसी भी पार्टी के लिए 30-35 सीट का नुकसान मायने रखता है। तो मुझे लग रहा है उसी दिशा में बढ़ता है। एक और बात है विनोद जी, चर्चा बनी हुई है ओवैसी की, आपने बात करी है, बिहार की बात करी, और जाहिर सी बात है कि ओवैसी जाते हैं तो वोट करते ही हैं, ऐसा बिल्कुल है कि क्योंकि प्रोमिनेंट लीडर है मुस्लिम के। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो पिछले दिनों चर्चाएं थी कि बंगाल में ओवैसी और हुमायूं कबीर हाथ मिलाएंगे और दोनों बी टीम बीजेपी की, अगेन वो आ रहा है कि जानबूझ के बीजेपी ने खेल किया है, 2 बीजेपी की बी टीम बंगाल पहुंच गई है। और जिस तरह से इस बार, जैसा कि हमने इस पर चर्चा भी की थी कि पीएम भी बहुत इंटरेस्टेड है और अमित शाह खुद सारी बागडोर संभाले हुए हैं बंगाल की। तो ये जो टोटलिटी में सिनेरियो बन रहा है कि बी टीम 2 अगर बंगाल पहुंच जाएगी तो क्या वास्तव में बी टीम 2 पहुंच गई है बंगाल में? देखिए अनुजी, इसको इस तरह समझिए, मुस्लिम पॉलिटिक्स में एक नया डेवलपमेंट आया है। जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं वो कहने लगे हैं कि मुसलमान किसी भी हिंदू नेता का पिछलग्गू नहीं बनेगा। यही नारा बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था और यही नारा वो बस पश्चिम बंगाल में निकल कर कह रहा। अभी नारे क्लियर नहीं हुए, स्पष्ट नहीं हुए, लेकिन धरना उसी तरह जा रहा है। तो जब इस तरह की बात होगी और मुस्लिम वोट एक तरफ जाएगा तो उसका बाई प्रोडक्ट ये होता है कि हिंदू भी लामबंद होता है। बिल्कुल। अभी तक पश्चिम बंगाल में हिंदू के नाम पर लामबंद नहीं होते हैं, बहुत थोड़े स्तर पर हुआ था। पिछले वाले चुनाव में मतुआ संप्रदाय हिंदू के नाम पर वोट किया था, पिछले चुनाव में वो नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी की हालत वैसी नहीं रही। तो जैसे ही ये मुस्लिम वाला मामला आएगा, हिंदू भी अपनी बंगला आइडेंटिटी को थोड़ा सा डाइल्यूट करके हिंदू के नाम पर वोट करेगा। तो जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जो हम लोग बात करते रहते हैं, उस हिसाब से जो लगभग 70% के आसपास हिंदू है पश्चिम बंगाल में, वो अगर उसमें से उस 70% का को अगर 100% आप मान लीजिए तो 100% का अगर 65% जो है वो वोट करता है, मतलब 70% का 65% अगर बीजेपी के लिए वोट करता है तो चुनाव जीतेगी। मुझे लग रहा है कि बीजेपी कुछ इसी कैलकुलेशन पर काम कर रही है। लेकिन एग्जैक्टली बी टीम जो कहा जाता है, बी टीम है, ये एक इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि देखिए उस पर मैं जरूर आंसर करना चाहूंगा। देखिए अनु जी, ये कई बार पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है। निश्चित तौर पर इसके फायदे होते हैं। जैसे ही ओवैसी लड़ता है, वैसे लड़ते हैं, ओवैसी की पार्टी लड़ती है, वैसे ही बीजेपी को फायदा होता है। इसको आप नहीं डिनाई कर सकते। लेकिन जब ये बीजेपी की बी टीम उनको बनाया जा रहा था तो उसी समय उनके जो अलायंस के साथ, कांग्रेस के अलायंस के साथ, वो तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे थे। तो ये बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, होते हैं। तो उसको आप जिस तरह, और बिहार में भी देखा जाए तो ओवैसी तो तैयार थे कि वो महागठबंधन के साथ लड़ना चाहते हैं, तो आप किस तरह से कहते थे। और ये बात आपने एक अच्छी उठाई यहाँ पे कि एक जो मुस्लिम नेताओं का एक अलग धरना यहाँ पे कोई पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला, खासतौर पर बिहार के बाद ये नारा बुलंद हो गया कि मुस्लिम वर्सेस यादव वहां पे आ गए कि यादव का आपने सीएम बना दिया है, यादव आप डिप्टी सीएम बना, मतलब दलित आप डिप्टी सीएम बना रहे, लेकिन मुस्लिम जिनकी जनसंख्या 16-17% बिहार में कही जा रही है। ओवैसी ने जो वहां पे खेल खेला वो बेसिकली यही खेला कि जो डिवीजन उन्होंने किया बहुत ही टैक्टफुली किया, और ये डिवीजन आप कह रहे हैं कि अब बंगाल में भी होगा, क्योंकि नारा बिहार से शुरू हो चुका है तो ये नारा बंगाल में जा सकता है। एक और बात है जो आपने अभी बात करी, वो कम्युनिटी की मतुआ कम्युनिटी की बात आपने करी। ये भी सुनने में आया, ये भी चर्चा चल रही है कि एसआईआर का काम वहां चल रहा है, तो पर्पसली जो टीएमसी है, एसआईआर सबको पता है घुसपैठियां हैं, वोट बैंक भी हैं, किसी चाहे वो टीएमसी के हो चाहे किसी और पार्टी के हो। हिंदू समुदाय जो मतुआ समुदाय आप बोल रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि पर्पसली उनके वोट काटे जा रहे हैं बैलेंस करने के लिए एसआईआर, क्योंकि हम बंगाल की बात कर रहे हैं और बंगाल में चुनाव है और एसआईआर को बैलेंस करने के लिए सुनने में आ रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है या हो सकता है, इस तरह की
स्ट्रैटेजी ममता बनर्जी भी क्योंकि बहुत खेली खिलाड़ी हैं इस राजनीति में, उनको साफ लग रहा है कि एसआईआर जिस तरह चल रही है, घुसपैठियां भाग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये संभव है कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है हिंदू वहां पे और जो चाहती है बीजेपी को या किसी और पार्टी को, वो उनके वोट पर्पसली काटे गए? देखिए, इसमें भी दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहली बात ये कि निश्चित तौर पर आपके प्रश्न में ताकत है, दम है कि ऐसी कोशिश की गई थी। इस कोशिश के बाद ही जो चुनाव आयोग है उसने 2-3 निर्णय इस तरह से किए, बाकी निर्णयों पर उतना महत्व नहीं है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो था वो था कि 5 लोगों की एक समिति बनी जो पूरा का पूरा जो ये वोटर लिस्ट है इसका मूल्यांकन करेंगे और ये देखेंगे कि कहीं कोई इस तरह की गड़बड़ी नहीं हो। 5 आईएएस ऑफिसर हैं, 5 लोगों की समिति बनी और वो काम पर लग गए हैं और ये 11 तारीख को फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि है। उसके बाद से पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन होगा उस पर काम करेंगे। तो उसकी संभावनाओं को नकारा गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सीएए के तहत मतुआ संप्रदाय के लगभग इस तरह की बातें निकल कर के आ रही कि लगभग 25 लाख वोटर जोड़े जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से कोशिश हो रही है और मुझे लग रहा है क्योंकि ये व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार से ज्यादा चुनाव आयोग की है, तो चुनाव आयोग इसको लेकर के बहुत चौकन्ना है और सबको मालूम था कि ममता बनर्जी इस तरह की रणनीति, इस तरह की स्ट्रेटजी के लिए बहुत जानी जाती है, माहिर है, तो उसकी तैयारी इन लोगों ने पहले से कर ली थी। अब ये हमने चर्चा कर ली है बंगाल पर। बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, आप अपने चाय पीते रहिए विनोद जी, ठंडी हो रही है। एक और बात है, मुझे लगता है कि इसमें चर्चा करनी जरूरी है, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जिस तरह का आजकल पिक्चर जो रिलीज हुई है धुरंधर, उसको लेकर एक नैरेटिव बन रहा है समाज में और लोगों को, खासकर लोगों को पता नहीं है, यंगस्टर्स को पता नहीं है कि बलूच बेसिकली इंडिया के फ्रेंडली है या नहीं है, क्योंकि मूवी को लेकर के जो बलूच के कई टॉप लीडर्स हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन किए हैं कुछ उसके डायलॉग को लेकर के। तो उसमें आपको क्या लगता है, मतलब क्या हम माने कि बलूच इंडिया के फ्रेंड्स रहे हैं और मूवी में उनको कहीं ना कहीं उनकी सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई गई है? देखिए मुझे एक छोटी सी 2 लाइन की बात कर लूंगा तो आपके दर्शकों को बहुत आसानी से समझ में आएगा। बलूचिस्तान जिसको अभी बोला जाता है, स्वतंत्रता से पहले वो कलात स्टेट का नाम था, प्रिंसली स्टेट था, उसके साथ 2 और मिला करके वो बलूचिस्तान पूरा रीजन बनता है। कलात जो स्टेट है, कलात स्टेट का मुकदमा जिन्ना लड़ रहे थे और ये बात हो रही थी कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में काम करेगा और लगभग 11 महीने तक वो इंडिपेंडेंट कंट्री रहा, लेकिन धोखे से जिन्ना ने उन पर सिक्योरिटी और उसके नाम पर साइन करा करके पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया। लड़ाई तब से चली आ रही है। अब भारत जो है मॉरली इनको सपोर्ट करता है और भी बहुत तरह से सपोर्ट करता है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में ये बलूचिस्तान का मूवमेंट हर तरह से बहुत मजबूत हुआ है। तरह से बीएलओ जो उनकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो लगातार पाकिस्तान की सेना को कभी मार देती है, कभी उनको बंदी बना लेती है, कभी उनको जो उनके पोस्ट है वहां से खदेड़ देती है, तो वो सारा हथियार छोड़ के भागते हैं। प्लस ग्लोबली वो एक इस तरह का नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए कि वो एक इंडिपेंडेंट वो हैं। अब रही बात धुरंधर की, तो धुरंधर में जो बातें दिखाई गई हैं उसको आप उस फिल्म की तरह से ही देखना जरूरी होगा, लेकिन उसमें फैक्ट्स पर आप कहीं क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। बलूचिस्तान के या बलूच लोगों की भूमिका बहुत सारे इस तरह के मामलों में रही है। वो उनके रेबल ग्रुप्स हैं, जिस तरह से भी भाई उनको पैसे चाहिए। आप देखिए, आपने अगर बलूचिस्तान ये पिक्चर देखी है तो उनको अपना मूवमेंट चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो पैसे कहां से मिलेगा जब वो पूरी तरह से घिरे हुए हैं? अफगानिस्तान का वैसा ही हाल है, बाकी तो उनको पैसा जहां से भी मिलेगा तो वो उस तरह की सिचुएशन है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप डिप्लोमेटिकली देखें या बाकी उससे देखें तो भारत के लोगों का और बलूच लोगों का सेंटिमेंट एक तरह का है और वो उतने कट्टर नहीं है जितने हुए। और एक और महत्वपूर्ण बात है, सारी लड़ाइयां पाकिस्तान के लिए तो बलूच ही लड़ते जा रहे हैं। वहां का जो लोकल वो है, मतलब सीधे सीधे वहां डिवीजन है जो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध,
तो जो वहां का, चूंकि सारी पॉलिटिक्स डोमिनेट करता है, पंजाबी पाकिस्तान का पंजाब वाला इलाका है, और वो इस चक्कर में चूंकि पावर, वो पॉलिटिकल पावर वील्ड करते हैं, इसलिए वो लेजी है, लड़ाई नहीं लड़ते, लड़ाई बाकी सब लड़ते। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति है, तो उसको फिल्म से उससे कोई ग्रज नहीं पालना चाहिए। तो बेसिकली ये है कि आपका मानना है कि पैसे के लिए कहीं इधर उधर चले जाते हैं और फैक्ट्स, लेकिन टोटलिटी में जो बलूच है एकदम फ्रेंडली रहा है इंडिया का हमेशा और दोस्ताना रहा है, और जो ऑब्जेक्शन हुआ है वो भी लीडर्स जो कर रहे हैं, फिल्म की अगर ना देखी जाए, लेकिन वास्तविकता में ये एक फ्रेंडली रिलेशन है दोनों की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आई ऑफ ट्रुथ पर आए आपका। और दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हमने ये एक चर्चा शुरू की है विनोद जी के साथ, काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, और चर्चा रहती है कि कुछ खास खबरें जो चल रही हैं आसपास और जिसके बारे में हमारे दर्शक डिटेल में जानना चाहते हैं, उसके बारे में बातचीत की जाए। और उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। और जाने से पहले मैं बस यही कहूंगी कि प्रोग्राम के बारे में अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है। और अगर आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं, कुछ सजेशन चाहते हैं, तो वो भी आप हमें लिखकर भेजिए। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।